ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है और हम लोग इस सेट में 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ज्यादा ही जरूरी है। सवाल बड़े गठित है, बहुत संपूर्ण उसमें ज्ञान भरा हुआ है और बड़े खास हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत लोग शुरुआत करते हैं लेकिन अंत तक नहीं पहुंचते हैं, इसीलिए सफलताएं भी बहुत लोगों को बीच रास्ते में ही छोड़ देती है, उनको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती है। इसलिए किसी भी चीज की शुरुआत करिए तो उसको अंतिम तक जरूर ले जाइए। थोड़ा सा अपने जीवन में रेस्ट्रिक्शन रखिए, जैसे कि अभी देखिए आप देख सकते हैं हमारी वीडियो रात में रिकॉर्ड हो रही है। सारे लोग अपने अपने घर में जाके सो रहे होंगे, कुछ लोग खाना खा रहे होंगे, कुछ लोग बना रहे होंगे और अभी हम आपकी क्लास रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन सब लोग लगा के रखते हैं, आप भी लगा के रखिए। एक नंबर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाते हैं। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, वो क्या कहलाता है? एक ऐसा डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर का हिस्सा तो है, आपके कंप्यूटर में कनेक्ट तो है, बट इट इज अ नॉट पार्ट ऑफ कोर। व्हाट इज द कोर? राइट, कोर इज एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ रहता है। जैसे हमारा कोर में आता है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसर हमारा हो गया i3, i5, i7, i9, इस सब के सब प्रोसेसर कोर होते हैं जो मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। बट यहाँ कह रहा है कि वो मेरा कोर नहीं है, वो आर्किटेक्चर कोर नहीं है, तो कौन सा हो गया? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पेरिफेरल डिवाइस। और पेरिफेरल डिवाइस मैंने पिछले स्टेट में भी आपको बताया है, कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, मॉनिटर जो भी बाहर से कनेक्ट होते हैं वो सारे को पेरिफेरल डिवाइस ही कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पर देखा जा सकता है पेरिफेरल डिवाइस जो है हमारा एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है जिसका इनपुट एंड आउटपुट कंप्यूटर काम होता है वो, बट व्हाट इज अ नो पार्ट ऑफ कोर? Core is a direct connected with the motherboard like RAM, ROM and also processor motherboard, that is core। and ये सारे हमारे इनपुट आउटपुट पेरिफेरल होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ कोर। दूसरा नंबर कह रहा है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसमें कौन सा सही और कौन सा गलत है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के बारे में बताना है। कह रहे हैं कि परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल यूनिट का काम ही यही होता है कि जितने भी आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वो करें। तो इसमें कह रहा है कि सही कौन है? तो पहला इज द करेक्ट। दूसरा कह रहा है कि डेटा कलेक्ट्स डेटा, और तीसरा कह रहा है कि मेक्स कंपैरिजन, और चौथा कह रहा है कि कम्युनिकेट इन्वेस्टमेंट टिप्स। निम्नलिखित में क्या सही है? गणितीय क्रियाएं को करना और डेटा को संग्रहित करना, तुलनाएं करना और निवेश युक्तों के साथ संप्रवेश करना, यानी कि सही कौन है? तो हमारा सही जो हो जाएगा वो होगा ये एक हमारा कंपैरिजन इफेक्ट को डेवलप करता है, मेक कंपैरिजन, ये कंपैरिजन को पैदा करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 3। और यहाँ लिखा भी है कि एलयू गणितीय संक्रियाएं करता है जो तुलनाएं करता है, लेकिन यह डेटा को संग्रहित नहीं करता और ना ही ये न्यू शक्तियों को, यानी ये डेटा स्टोरेज नहीं कर सकता है, ना ही कम्युनिकेट कर सकता है, बट इसका कंपैरिजन जनरेट कर सकता है। तो हमारा पहला हो जाएगा। एंड सेकंड कह रहा है कि टेगरा, हेलियो और एक्साइनस का में क्या समानता है? देखिए ना, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से किसी को नहीं पता होगा तो इसका ये सवाल ही समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में पूछना क्या चाह रहा है। इतना परफेक्ट डिस्कशन, इतना परफेक्ट। यहाँ कह रहा है कि व्हाट डू टेगरा, हेलियो एंड एक्साइनस हैव इन कॉमन, यानी इन सब में कॉमन क्या है? ये सारे के सारे जो हैं एक प्रोसेसर टाइप हैं, याद रखिएगा। ये चारों सब प्रोसेसर हैं जो मोबाइल के प्रोसेसर हैं, यानी ये कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं है, ये सारे मोबाइल के प्रोसेसर का नाम है। जिसमें हमारा पहला आता है, ये आंसर हो जाएगा टेगरा। अब नाम ऐसा है कि गलती हो जाएगा। टेगरा, हेलियो, एक्साइनस सभी विभिन्न प्रकार के प्रोसेसर हैं जो स्मार्टफोन्स, टैबलेट और अन्य डिवाइसेज में उपयोग किए जाते हैं। अब टेगरा हमारा याद रखिएगा, ये सारे सवाल जो है आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। टेगरा एनवी मीडिया ने बनाया है, हेलो मीडियाटेक ने बनाया है, हेलियो मीडियाटेक ने बनाया है, और एक्साइनस जो बनाया वो सैमसंग के द्वारा बनाया गया अलग अलग प्रोसेसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि
Celeron, Pentium and Core रन टाइम फॉर्मेट। अब ये क्या है भाई, तो याद रखिएगा हमारा Celeron, पेंटियम और की कोर, ये तीनों के तीनों हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं। ये सारे कंप्यूटर को प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर, यानी ये सेलेरॉन और पेंटियम तो थोड़ा पुराने हो गए, अब तो ये नहीं चलते हैं, बट आपने कंप्यूटर में जरूर सुना होगा कि मेरा i3 प्रोसेसर है, मेरा i7 प्रोसेसर है, मेरा i9 प्रोसेसर है। दैट इज द कंप्यूटर प्रोसेसर कोर, लाइक i3, i5, i9। अब i9 तो विदेशों में चल रहा है, अपने भारत में भी चल रहा है, लेकिन ये पब्लिकली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ है। वो जो टॉप वाले लोग हैं बस वही यूज कर रहे हैं। अभी नॉर्मल आदमी के पास i9 अभी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचा है, बट i5 और i3 तो हर आदमी के पास पहुंच चुका है। इवन हमारे लैब में जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं वो सारा i3 लगे हुए हैं और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को भी हमारे लैब वाले कंप्यूटर पे रन करा सकते हैं, इतनी अच्छी हमारी क्वालिटी होती है लैब वाली। हम लोग कोरल पे सिखाते हैं ना, तो उसमें हमें हाई परफॉर्मेंस वाली चाहिए होता है, तो उस लेवल का भी हम लोग ने लगा करके रखा है। तो हमारा कंप्यूटर प्रोसेसर जो है वो i3, i5 और i9 भी होता है, राइट। तो हम लोग ये सारे प्रोसेसर है। अब आपको डिस्कशन में दिखा देते हैं हमारा Celeron, Pentium और कोर। अब Celeron जो है हमारा, इसके बारे में लिखा है कि एंट्री लेवल है, मिड रेंज का है और उच्च प्रदर्शन के जो हमारे होते हैं वो कोर है, जिसके अंदर अवेलेबल कौन कौन है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कोर i3, i5, i7 और i9 भी शामिल है, जो उच्च स्तर की, इसलिए सभी कंप्यूटर प्रोसेसर में क्रम में किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाली तारों का जो सेट होता है जिसके माध्यम से डेटा प्रवाहित होता है उसको क्या बोलते हैं। याद रखिएगा, मदरबोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है ना मदरबोर्ड से, तो इसका 70% चांस है कि उसका आंसर वो होगा जिसमें बस लगा हुआ होगा। मदरबोर्ड से जब भी कोई सवाल आए तो उस पर एक बार बस वाले ऑप्शन को जरूर ट्राई कर लेना है, इसका वही आंसर होता है। और खासकर अगर वायर की चर्चा कर दे तो कंफर्म है कि वो बस ही आंसर होगा। अब देखिए ना, यहाँ पर कह रहा है कि इट इज अ सेट ऑफ वायर्स। मैंने आपको कई बार अपने वीडियोज में बताया है कि बस हम उसको बोलते हैं जो हमारे मदरबोर्ड के चारों तरफ वो तार कांटा नहीं चलता है, उसको बस कहते हैं। ये कह रहा है कि इससे अगर माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी कनेक्ट है उस, और वो डेटा जो मेरा फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, वो मेरा डेटा बस होता है। डेटा बेस नहीं कह लीजिएगा, वो वायर की बात कर रहा है। अगर कहीं डेटा स्टोर होगा तो मेरा डेटा बेस होगा, और हम मेमोरी तो एक हमारा डिवाइस होता है, बट वो वायर्स की बात कर रहा है, वो हमारा डेटा बस होगा। हर छोटा छोटा बात पर आपको ध्यान देना होगा, अदरवाइज आपकी क्वेश्चन गलत हो सकती है। 6 नंबर में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ स्लॉट ऑफ कनेक्टिंग अ ग्राफिक्स कार्ड, यानी ग्राफिक्स कार्ड को कनेक्ट करने के लिए 2-3 गो पोर्ट होता है। याद रखिएगा, रैम स्लॉट ग्राफिक्स कार्ड के लिए नहीं होता है, वो रैम के लिए होता है। यूएसबी पोर्ट, कीबोर्ड, माउस, फलाना ढिमकाना सब जो बाहर की है। अब 2 को बच गया, एक एजीपी स्लॉट, एक पीसीआई स्लॉट। एजीपी स्लॉट पुराने ग्राफिक्स को ऐड करता है और पीसीआई न्यू ग्राफिक्स को ऐड करता है। देखिए, कंप्यूटर में हर चीज होने का अपना एक लॉजिक है और वो लॉजिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर हमारा कोई पुराना ग्राफिक्स है तो उसको हम लोग एजीपी से कनेक्ट करते हैं, और कोई नया है तो पीसीआई से कनेक्ट करते हैं। वही बात आपसे पूछा जा रहा है। ये हमारा पीसीआई और एजीपी हो गया, दोनों का दोनों स्लॉट है और उनके बारे में यहाँ पर अच्छे से डिस्कशन में दिया हुआ है। तो आई थिंक आप ये सबको पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं हमसे, हमें टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो हमारा व्हाट्सएप वाला है, और उससे कनेक्ट होकर रहिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते जाए। 7 नंबर कह रहा है टेल्स द कंप्यूटर्स मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस हाउ टू रिस्पॉन्स टू ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ये कह रहा है कि इसको कौन कनेक्ट करता है। एक ही बात है, ये तो आसान से आपको ऐसे ही एक नंबर मिल गया। वही बोल रहा है कि भाई वो सबको कौन करता है, सिंपल सा जवाब था, इसका तो डिस्कशन का जरूरत ही नहीं है। कह रहा है कि हाई एफिशिएंसी माइक्रो प्रोसेसर वो कौन सा होता है, हमारा पेंटियम प्रो या पेंटियम या थर्ड या सेकंड या ऑल ऑफ विच, यानी कि इनमें से सभी। तो मेरे हाई पेंटियम वाला, अगर यहाँ पर कोर दिया रहता है, मान लीजिए कि अगर ये तो सब में पेंटियम लिखा है ना,
अगर हमारा कोर लिखा रहता है, चाहे वो i3 रहे, चाहे i5 रहे, चाहे i7 रहे, तो डेफिनेटली आवर आंसर इज द दिस, कोर ही होता है मेरा आंसर। बट यहाँ पर कोर दिया ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ कह रहा है पेंटियम या पेंटियम प्रो या पेंटियम थर्ड सेकंड ऐसी की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि और उच्च यानी बहुत ज्यादा क्षमता किस में होती है, तो ये सारे के सारे में क्षमता होती है, क्योंकि कोर तो दिया ही नहीं है। अगर कोर दिया रहता तो फिर वो मेरा आंसर वही होना था। 9 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीए ग्राफिक्स। पीजीए का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे, पीजीए। अब ये पीजीए हमारा एक प्रकार का ग्राफिक होता है जो हमारे, यानी अभी आप मोबाइल में एक आपके अंदर में ग्राफिक्स लगा है, अब आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आप स्क्रीन जो हमारे ऊपर में ऐसा चल रहा है, हम गोले में हैं और हमको मेरा वीडियो आप देख रहे हैं। अब आपको कितना क्वालिटी दिख रहा होगा ये आपके स्क्रीन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके पास एक अच्छा लेवल का स्क्रीन होगा तो खूब बढ़िया दिखाई दे रहा होगा, अगर आपके पास पुराना फोन होगा तो वो उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा। वो सब ग्राफिक्स कलर करता है, क्योंकि हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में कितना वो कलर आएगा, कितना बेहतर आएगा, कितना खराब आएगा, ये सब मेरा पीजीए डिसाइड करता है। तो आवर आंसर इज अ पीजीए ग्राफिक कार्ड बिकॉज इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल ग्राफिक्स array. And question number 10 saying which is used to receive control signal between the processor and other device। यानी कह रहा है कि जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच में कंट्रोल सिग्नल को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, 1 नंबर ऐसे फ्री में मिल गया, क्योंकि इसका आंसर भी डी ही होगा, कंट्रोल बस। और यहाँ पर ये डी हो जाएगा, डी। तो कंट्रोल बस एक महत्वपूर्ण भाग है जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों को नियंत्रित करता है। ये भी क्वेश्चन एक फ्री ही था। 11 नंबर कह रहा है कि इफ अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट्स एन प्रोसेस इन टी सेकंड, यानी टी सेकंड में एन प्रोसेस को कंप्लीट करता है, तो कह रहा है कि इट्स थ्रूपुट ड्यूरिंग दैट इंटरवल प्रोसेस, यानी इसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा अगर प्रोसेसर n है और टाइम हमारा t है, तो अगर हमें पर सेकंड निकालना है तो हम क्या करेंगे, n से t को भाग दे देंगे और जितना मेरा आंसर होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो आप टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा हुआ होगा। इसके बाद हमारा 12 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट वेरियस कमांड और कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर टू अनदर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। इसमें भी सेम सवाल है, वेरियस कमांड सिग्नल, यानी एक कंट्रोल सिग्नल से अगर अनदर के पास भेज रहा है, डेफिनेटली वो मेरा कंट्रोल बस ही होगा। कंट्रोल बस मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सा है जी। एड्रेस बस मेरा तो मेमोरी कार्ड वगैरह होता है, कंट्रोल बस मेरा क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्स। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है। अब जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्स हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, उसको कौन मैनेज करेगा। जैसे रिसोर्स का मतलब हो गया कि उसके अंदर का पार्ट। अगर ये डिवाइसेज लिखा हुआ रहता है, मान लीजिए कि यहीं पर लिख के आता है कि सारा डिवाइसेज को कौन मैनेज कर सकता था, तो उसका जवाब थोड़ा सोचना भी पड़ता। बट यहाँ पर रिसोर्स की बात कर दिया है कि जितने भी हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं उसको के मैनेज कर रहा है, तो उसको मैनेज कौन कर रहा है, हमारा कंट्रोल यूनिट। सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरा 13 नंबर सही हो गया। चौथा नंबर कह रहा है कि एसआई बस इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द मेमोरी लोकेशन टू ट्रांसफर डेटा। डेटा ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए एक मतलब किसका उपयोग किया जाता है, माई लोकेशन टू डेटा। तो वही बात हो गया। अगर याद रखिएगा, अगर आप डिवाइस, हमने कहा ना कि डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ही अगर मेमोरी लोकेशन आप सेंड कर रहे हैं, ट्रांसफर डेटा कर रहे हैं। अब हमको ये याद नहीं है कि मैंने किस सीट में ये बात बताई थी, बस किसी न किसी सीट में ये बात बताई थी कि हमारा जो मेमोरी यूनिट होता है ना, उसको हम लोग एड्रेस कहते हैं। वो एड्रेस बस होता है, मेरा एड्रेस बस होता है, उसको एड्रेस बस कहा जाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक दूसरे का लोकेशन ट्रांसफर करना हो तो दैट इज कॉल्ड एड्रेस बस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि
इंटेल कोर i9, सवाल ही नहीं बनता, इसका कोई डिस्कशन है, डायरेक्ट आंसर मारते हैं, प्रोसेसर हो गया मेरा। 16 नंबर में कह रहा है कि हाउ मेनी इनपुट पोर्ट्स आर देयर इन पेरिफेरल, यानी कह रहा है कि हम एक कंप्यूटर में, जनरली आप लोग देखिएगा, जनरली हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, कीबोर्ड भी लगा दिया, माउस भी लगा दिया, प्रिंटर भी लगा दिया, स्कैनर भी लगा दिया, कोई और भी डिवाइस आ गया तो भी लगा दिया, स्पीकर भी लगा दिया, गाना भी बज रहा है, ईयरफोन भी लगा दिया, माइक भी सेट कर दिया, इंटरनेट भी लगा दिया, लेकिन इसको मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं? अगर मैक्सिमम की बात करें तो देखिए इतनी पावर होती है ना कि उसका हम लोग कभी यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमारा एक सामान्य कंप्यूटर में 256 होता है, 256 हो गया मेरा सामान्य कंप्यूटर के अंदर, 264 हो गया थोड़ा सा बड़ा, और 512 हमारा सबसे उच्च। तो आपका जब भी आंसर आएगा क्या होगा, वो मेरा सामान्य 256 ही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, नीचे आपका पूरा डिस्कशन लिखा हुआ है, अब उसके बाद आप देख लीजिए डिस्कशन यहाँ पर। मेन मेमोरी वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विथ, यानी मेन मेमोरी हमारा, देखिए मैं आपको एक थ्योरी का क्लास लेने वाला हूँ, मैं बहुत दिन से सोच ही रहा था कि आपको थ्योरी पढ़ा दें, बट समय का बहुत अभाव रहता है जी। आपके लिए क्या क्या करना पड़ता है ये बात आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप तो चुपचाप अपना वीडियो खोला देख लिया, लेकिन हमें पता है कि आपके लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मतलब व्यक्तिगत जीवन हमारा वो सब कुछ लग गया है आपके पीछे, आपके ही लिए जीना, आपके लिए ही मरना, आपके लिए वीडियो बनाना, ये सब आपको कंटेंट तैयार करना, पीपीटी बनाना, पीडीएफ डालना, वीडियो एडिट करना, 1 करोड़ काम होता है करने के लिए, बट सब कुछ आपके लिए जायज है, करते हैं आपके लिए, वो भी समय निकाल के, और एक पूरा फंडामेंटल पढ़ा देते हैं आपको, जिससे क्या होगा ना कि आपको कहीं से भी कुछ भी 15 नंबर जो है ना, जितने भी बेल्ट्रॉन वाले लोग हैं, चाहे ये लोग हैं, अब आप दोनों लोग पढ़ सकते हैं इसको, बेल्ट्रॉन वाले हो गए, अकाउंट क्लर्क वाले हो गए, अरे आप अमेरिका भारत में एबीसीडी आप भारत में पढ़िए, जब वही एबीसीडी अमेरिका में पढ़िए, एबीसीडी में अंतर नहीं होता है, वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बस भले अलग अलग हो सकता है, कोई अंतर नहीं होगा कहीं भी, बट आपको लगातार कहीं भी पढ़िए, हमसे पढ़िए चाहे दुनिया के किसी भी आदमी से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। यहाँ पे कह रहा है कि मेमोरी हमारा जो है वो किससे कोऑर्डिनेट करता है, आराम है, मेन मेमोरी हम लोग किससे करता है भाई, तो सीपीयू से करता है। अब अगर आप आंसर सोच रहे होंगे क्योंकि ये स्पेशल टास्क कार्ड इसमें मेरा टिक लग गया, तो ये मेरा आंसर कैसे हो सकता है बताइए, वो गलती से टिक लग गया था। अब रैम एक खुद ही मेमोरी मतलब मेन मेमोरी ही है खुद, तो ये तो किसी हाल में आंसर ही नहीं होगा। और इंटेल तो एक प्रोसेसर का नाम है, मतलब कंपनी का नाम है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो कुल मिला के आंसर ही बच रहा है सी। अगर आप ऑप्शन से भी छांटेंगे ना तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बड़ा आसानी से क्वेश्चन को बना लेना है। बाकी आप पढ़ते रहिए, आपके लिए तो डिस्कशन भी ला के दे दिया, आप पढ़ने के लिए रेडी होइए। जब तक जीवित रहेंगे, आपको अकाउंट्स में हो या कंप्यूटर के किसी भी एग्जाम में आ जाए या कंप्यूटर का किसी कोर्स में आ जाइए, आप दिक्कत नहीं होने देंगे। जीवित जब तक हैं, आपको कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगा। अगला 18 में कह रहा है कि सीपीयू और रैम मतलब क्या, ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बड़ा टफ चीज है? अरे यार, मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं है, आपको ऐसे 1 नंबर मिल गया, बस ये समझो। कह रहा है कि सीपीयू एंड रैम बताओ कहाँ लोकेटेड होता है, तो मदरबोर्ड के अंदर में, सारा कुछ तो वही से शुरू होता है। 19 नंबर, अब मदरबोर्ड क्या है, ये भी एक क्वेश्चन, ये भी आपको फ्री में नंबर मिल गया। कह रहा है कि अब पढ़िए आप, कह रहा है कि द फर्स्ट चिप एक्सेस्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। कोई सवाल ही नहीं बनता कि ये आंसर होने वाला है। सर्किट बोर्ड कंटेनिंग पेरिफेरल डिवाइस, इसके विषय में सोचा जा सकता है, बट आगे बढ़ेंगे अभी। सीपीयू चिप, नहीं, ये कैसे हो सकता है? कह रहा है कि सर्किट बोर्ड कंटेनिंग चिप एंड अदर क्लिप्स, हाँ इससे मेरा ज्यादा परफेक्ट ये कह रहा है। ये कह रहा है कि सर्किट बोर्ड कंटेनिंग पेरिफेरल डिवाइस, यानी एक सर्किट बोर्ड है जो कि हमारा यानी इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करता है। ये भी सही आंसर है, ये भी सही होगा, बट पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमको मालूम चला कि यहाँ पर सर्किट बोर्ड कंटेनिंग चिप्स, जो हम लोग वो खाने वाले चिप्स नहीं, लेजर कुरकुरे वाली की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर की या प्रोसेसर की, उसको भी चिप ही बोलते हैं, जो सिलिकॉन का बना हुआ रहता है। तो वो हमारा चिप्स एंड अदर चिप्स यानी कि अदर वे डिवाइस को कनेक्ट करता है। तो ये मेरा डी आंसर हो जाएगा। और इसमें
1000 आइटम हम इसमें डाल सकते हैं। अभी हमने पढ़ा 256 को आइटम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। 20 नंबर कह रहा है द इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्टेड टू एवरी मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, कि हमारे कंप्यूटर के जितने इंटीग्रेटेड सर्किट हैं और वो हर एक मेजर पार्ट को टच करते हैं उसको क्या बोलते हैं। सिंपल सा बात है, आप आंसर पे छांट के देख सकते हैं। मेरा शुरुआत नीचे से करते हैं। मॉनिटर मेरा किसी हाल में नहीं हो सकता है क्योंकि ये एवरी पार्ट से कनेक्ट नहीं होता है। एवरी पार्ट से कनेक्ट नहीं होता है। वो कह रहा है कि जितने भी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड हैं वो सारे से कनेक्ट होना चाहिए। मदरबोर्ड हो ही नहीं सकता, रैम रोम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रोम सिर्फ एक ही मतलब है स्टोरेज, और सीपीयू हो सकता है। राइट, हमारा आंसर सीपीयू हो सकता है, बट एक बार और ट्राई करते हैं। सीपीयू और मदरबोर्ड, तो हमारा आंसर हो जाएगा सीपीयू, क्योंकि मदरबोर्ड जो है वो एक सीपीयू का पार्ट है, बट सीपीयू इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच इज connected to all device in integrated with CPU and computer। तो our answer the CPU, और यहाँ पर आंसर हमारा B हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि CPU हमारा ये है जो सारे के सारे कनेक्ट करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब टेस्ट समझ में आता होगा। आप लगातार पढ़ रहे हैं, देखिए आप लगातार पढ़ रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपसे भी मेरा बहुत उम्मीद है कि आप भी बढ़िया से बढ़िया करिए, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे। हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें, हम कितना अच्छा डिस्कशन दे दें, हम फिर भी सेकेंडरी ही है। आप ही प्रायोरिटी हैं, क्योंकि आप जितना मेहनत करेंगे वो आपको रिजल्ट मिलेगा। हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको सिर्फ डिलीवर करके दे सकते हैं। रिवीजन, टेस्ट लगाना, आप पीडीएफ को कितना रिवीजन कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। और समय तो देना होगा। चला समय शख्स से जितना समय मांगता है ना, कि कोई उपाय नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा। तो समय दीजिए अपने आप को। सारे शॉर्ट्स रील्स को हटाइए। आपको एक ट्रिक बताते हैं। बहुत लोग सोचते होंगे अरे ज्ञान देता है, छोड़ो इसकी बात, यहाँ तक नहीं सुनते हैं, बट आपको एक ज्ञान देते हैं, वो सुन के जाइए। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो बहुत लोग छोड़ चुके होंगे बीच में। एक ऐप है नो स्क्रॉल, ये देखिए जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नो स्क्रॉल को डाउनलोड करिए, और हो सकता है तो ये क्लिप शेयर करिए। नो स्क्रॉल को डाउनलोड करिए और अपने ऐप में इंस्टॉल कर लीजिए। इससे क्या होगा आपको फायदा? आपका इंस्टा पर रील्स नहीं चलेगा, आपका फेसबुक का शॉर्ट्स नहीं चलेगा, आपका यूट्यूब का फेसबुक शॉर्ट्स नहीं चलेगा। इससे क्या होगा? आप शॉर्ट्स से दूर हो जाएंगे। आपका एडिक्शन है अगर शॉर्ट्स, अगर आप भी शॉर्ट्स के एडिक्टेड हैं तो आप ये काम कर लीजिए। आपका एक बहुत बड़ी मुक्ति मिल जाएगा शॉर्ट्स से, और आप हो जाएंगे जीवन भर के लिए शॉर्ट्स से आज़ाद। और आज़ाद होने के बाद फिर आपको जो मन करता है वो करिए। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर शॉर्ट्स से एडिक्टेड हो चुके हैं तो फिर ये उपाय कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपकी सुधर जाएगी। और मान लीजिए कभी कभी मन कर दिया देखने का, जरूरी है तो 15 मिनट के लिए अलाउ कर सकता है। अब जहां पर 2 घंटा देखते थे वहां अगर 15 मिनट देखेंगे तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। मेरे लिए अगर कोई फीडबैक है तो जरूर दीजिए, वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप फीडबैक देंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम और क्या इंप्रूव अपने आप में कर सकते हैं। तो ठीक है, इस सेवा को और इस वीडियो को यहाँ तक, इस छोर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।